बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है कि नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, यानी आपने सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना जो नेचर में अकर हो रहे हैं उनका नेम बताना है कि जिनको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिपीटेटिव फिनोमेना ऐसे होते हैं कि जो रेगुलर यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करते हैं। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि रिपीटेटिव फिनोमेना कौन से होते हैं कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को दोबारा उसी तरह रिपीट करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये रिपीटेटिव फिनोमेना है। और वो नेचर में कौन से ऐसे फिनोमेना हैं वो आपने बताना है जिनको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यानी एज अ क्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो एनी फिनोमेना दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज टेकन एज टाइम स्टैंडर्ड। अब वो कौन कौन से फिनोमेना हैं? स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस है। अब अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस के स्पिन करती है। देखिए 24 आवर्स के बाद दोबारा उधर ही, 24 आवर्स के बाद दोबारा उधर ही। तो ये क्या है? ये रिपीटेटिव फिनोमेना है जिसको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं, जिससे दिन और रात चेंज होते हैं। द ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अब जो अर्थ की ऑर्बिटल मोशन है अराउंड द सन, हम इसको भी रिपीटेटिव फिनोमेना के तौर पर ले सकते हैं। 365 डेज के बाद एक चक्कर कंप्लीट, 365 डेज के बाद एक चक्कर कंप्लीट, ठीक है। तो इसको भी एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है, चांद की ज़मीन के गिर्द मोशन 28.5 डेज़ के बाद एक चक्कर कंप्लीट, फिर 28.5 डेज़ के बाद एक चक्कर कंप्लीट। इसी तरह वो क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है वो इस मून की मोशन की वजह से ही बनता है, ठीक है। इसी को यूज़ करके वो बनाते हैं। दूसरा है रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, कि जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर, उनको हम एज अ रिपीटेटिव फिनोमेना यानी एज अ टाइम स्टैंडर्ड हम ले सकते हैं, वो रिपीटेटिव हैं। द चेंज ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डे टाइम, डे टाइम में शेडो का जो है वो चेंज होना, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेडो का चेंज होना, कभी बड़ा होना कभी छोटा होना। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ये घड़ियाँ वगैरह नहीं थी होती, तब हमारे पास क्या करते थे, इस शेडो की मूवमेंट को देखकर, कब शेडो बहुत बड़ा हो गया कब शेडो छोटा हो गया, इसको देखकर वो नमाज के टाइम को क्या करते थे, सेट करते थे कि जब हम ऐसे खड़े होंगे, सूरज ऐसे पड़ेगा, शेडो इतना बड़ा होगा तो ये नमाज का टाइम हो जाएगा, शेडो छोटा होगा तो ये नमाज का टाइम होगा। तो इसको देखकर वो क्या करते थे, नमाज का टाइम सेट करते थे। तो इसको भी हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये भी रिपीटेटिव फिनोमेना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहीं तक था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, गिव द ड्रॉबैक टू यूज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। कहता है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, उसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं। तो देखिए, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाई g। इससे हमें पता चलता है कि जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पे और एक वैल्यू ऑफ g पे। t डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के और t इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ g के, यानी कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पे, एक वैल्यू ऑफ g पे। अब इन पे डिपेंड करने से हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं ले सकते, इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं वो चीज़ देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड वैल्यू ऑफ g ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंजेस है। अब देखिए, दो सिंपल पेंडुलम है, दो फॉर एग्जांपल है हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, मान लें एक ये सिंपल पेंडुलम है, एक ये सिंपल पेंडुलम है, और दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम टू सेम एक जैसे हैं। अब अगर इस पेंडुलम को उठाकर मैं सिरा में ले जाऊँ, इस पेंडुलम को उठाकर मैं किसी ठंडे इलाके में ले जाऊँ और दोनों की 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करूं, तो दोनों की 20 वाइब्रेशन का टाइम जो है वो डिफरेंट आएगा। हालांकि सेम है, सेम सिंपल पेंडुलम है, लेकिन फ़र्क क्या हुआ, एक ज़्यादा टेम्परेचर में पड़ा हुआ है, एक कम टेम्परेचर में पड़ा हुआ है। ज़्यादा टेम्परेचर होने से लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी जो सिरा में पड़ा हुआ है, कम टेम्परेचर होने से इसकी लेंथ सुकड़ जाएगी, इसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, वो जो धागा सा होता है, तो जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा जो ये ठंडे इलाके में पड़ा हुआ है। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट होगा, हालांकि दोनों एक जैसे सिंपल पेंडुलम है। तो टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से लेंथ में चेंज आता है और लेंथ में चेंज की वजह से टाइम पीरियड में चेंज आता है, जिसकी वजह से हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते।
दूसरा द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है, वैल्यू ऑफ जी प्लेस टू प्लेस चेंज करती है। हम कहते हैं ना नारायण का गार हम जाएं तो ये हम कहते हैं सतह समंदर से इतने हज़ार फीट की बुलंदी पर है, तो वैल्यू ऑफ जी आल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है। जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाती है। अब दो फिर से सिंपल पेंडुलम है, एक को मैं सतह समुंदर के करीब कहीं पर मैंने उसका टाइम पीरियड नोट कर रहा हूँ 20 वाइब्रेशंस का, एक सिंपल पेंडुलम को मैं वो पहाड़ी पर बहुत बुलंदी पर लेके जाकर टाइम पीरियड मालूम कर रहा हूँ 20 वाइब्रेशन का, हालांकि दोनों सिंपल पेंडुलम सेम है। अब दोनों के टाइम पीरियड सेम नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाएगी। ओके हो गया? क्यों? मैंने कहा था जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाती है, ठीक है, आल्टीट्यूड के साथ साथ वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। तो ये जो सतह समुद्र के पास है इसके लिए वैल्यू ऑफ जी और होगी, ये जो बुलंदी पर है इसके लिए वैल्यू ऑफ जी और होगी, तो दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा। तो इस वजह से भी हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आल्टीट्यूड के साथ साथ इनकी जी की वैल्यू में चेंज आएगा, जिसकी वजह से इनके टाइम पीरियड में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। टाइम स्टैंडर्ड हम तब यूज़ इसको कर सकते हैं अगर सिरा में है तो भी टाइम पीरियड वही आए, ठंडे इलाके में है तो भी टाइम पीरियड वही आए, सतह समुद्र के पास है तो भी टाइम पीरियड वही आए। अगर मैं इसको बुलंदी पर लेके जाऊँ 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड नोट करूँ फिर भी टाइम वही आए, तो फिर हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। द एयर रेजिस्टेंस कैन चेंज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ टाइम पीरियड। अब ज़ाहिर है एयर रेजिस्टेंस अगर मैं इसका टाइम पीरियड नोट कर रहा हूँ और बीच में हवाशा चल पड़ी है तो एयर रेजिस्टेंस आ गई है, उसकी वजह से भी टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एल और जी की वैल्यू, एल की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जी की वैल्यू आल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। Why do we find it useful to have two units for the amount of substance, the kilogram and the mole? कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम दो यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं, एक किलोग्राम और एक मोल। देखिए किलोग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखें, इट इज़ यूजफुल टू यूज़ किलोग्राम एज यूनिट व्हेन एवर वी वांट टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ मैस, और दूसरा पॉइंट इसका लिखना है इट इज़ यूज्ड एज एट मैक्रो लेवल। देखिए जब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ मैस को मेजर करना हो ना तो हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आलू लेने जा रहे हैं तो आप कहेंगे इतने किलो दे दो, सेब लेने जा रहे हैं इतने किलो दे दो, प्याज लेने जा रहे हैं इतने किलो दे दो। तो ये क्या, ये लार्ज मैस है, ठीक है, जिसको हमने मेजर करा के तुलवा के लेके आना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूनिट जो यूज़ करते हैं वो किलोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब लार्ज मैस हो तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोग्राम यूज़ करते हैं। लेकिन जब स्मॉल मैस हो, मोल किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूजफुल टू यूज़ मोल एज अ यूनिट फॉर द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस में या किसी सिस्टम में कैलकुलेट करने हो तो फिर हम मोल्स में ये डील करते हैं, यानी कि जब माइक्रो लेवल पे हमने डील करना हो ना तो हम मोल्स को यूज़ करते हैं। आपको पता है वो गैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास मोल तब यूज़ होता है जब हम माइक्रो लेवल पर कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या मेजर करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, और उसके लिए हम किलोग्राम यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम मोल यूज़ करेंगे। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ों को मेजर करेंगे, बड़े बड़े मैसेज को मेजर करेंगे, फिर हम यूनिट किलोग्राम यूज़ करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि मैस को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स यूज़ होती हैं, एक किलोग्राम और एक मोल। जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, जब हम माइक्रो स्मॉल लेवल पे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स की बात जब हम करते हैं तो उन सब्सटेंस को, उनको मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मोल, ठीक है। माइक्रो लेवल पे मोल और मैक्रो लेवल पे किलोग्राम हम यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका आता है 3 स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर। 3 स्टूडेंट जिन्होंने रीडिंग नोट की है और किस इंस्ट्रूमेंट से नोट की है जिसकी जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.001 मीटर, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने ये 3 रीडिंग्स मेजर की हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 मीटर। 1 मिलीमीटर है ना, तो मीटर में करेंगे तो 0.001 मीटर आएगा। कहता क्या है, एंड रिकॉर्ड 3 वैल्यूज रिकॉर्ड है, विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। कहता है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये 3 वैल्यूज़ मेजर की हैं, 0.2145, 0.21 और 0.214। किससे मेजर की हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की हैं जिसका लीस्ट काउंट है 0.001 मीटर।
तो कहता है इन तीनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। अब यहां पर देखिए, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। अब इन तीनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर हुई है। अब ये डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक मेजर हुई है, इसका मतलब है ये वैल्यू रॉन्ग है। ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक मेजर हुई है, इसका मतलब है ये भी वैल्यू रॉन्ग है। ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक मेजर हुई है, इसका मतलब है ये वैल्यू राइट है। तो लीस्ट काउंट हमें बताएगा कि हमारा इनमें से कौन सा एक्यूरेट आंसर है। तो अगर ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ रही हैं, इसका मतलब है जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस आएंगे, इस वजह से 0.214 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है। एन ओल्ड सेइंग, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एन ओल्ड इज सेइंग इज डैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई चेन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जितना उसका वीकेस्ट लिंक, यानी वीकेस्ट लिंक पे डिपेंड करती है। What analogous statement can you make regarding experimental data used in computation? कहता है आपने इससे मिलती जुलती एक स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा के रिगार्डिंग जो हम कंप्यूटेशन में यूज़ करते हैं। यानी कि इससे मिलती जुलती आपकी एक स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, वो ये बनेगी अ रिजल्ट इज़ ओनली एज मच एक्यूरेट। कोई रिजल्ट है उतना एक्यूरेट हमारे पास होगा एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, जितनी उसकी लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर ये जंतर मंतर लगता है, मैं इसको समझाता हूँ कि इसमें कहा क्या गया है। जिसमें जहाँ तो उसने कहा था ना कि ओल्ड मैन सेइंग कि चेन वहाँ चेन की मजबूती का दारोमदार उसके वीकेस्ट लिंक पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे वैल्यूज़ हैं 0.2, 0.03, 0.004 और 0.0005, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 0, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारा आंसर आया है 0.2345। आंसर हमारा क्या आया है 0.2345 हमारा आंसर आया है इन सब को ऐड करके। अब इन सब को ऐड करके जब ये आंसर आया है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ के आ चुके हैं कि अब इसको मैं कहाँ तक राउंड ऑफ करूँ। क्या मैं इसको 2 डिजिट्स तक लेके आऊँ, क्या मैं 3 डिजिट्स तक लेके आऊँ, क्या मैं 4 डिजिट्स तक लेके आऊँ, या मैं 5 डिजिट तक लेके आऊँ, कहाँ तक मैं इसको राउंड ऑफ करके लेके आऊँ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि इनमें सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है। अब याद रखें, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग वो होती है कि जिसमें डेसिमल के बाद कम प्लेसेस आ रही हो। इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस आ रही हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आ रही हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ रही हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस आ रही है। इसका मतलब है ये लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है, मतलब ये घटिया रीडिंग है इनमें। तो आपका आंसर, ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें जो आपके जो हमारे पास डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद, तो आपका भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए। क्यों? जो लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है, मतलब जो घटिया रीडिंग है, उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1। तो आपके आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। तो जब 1 डिजिट आएगा तो इसको राउंड ऑफ करके कितना आएगा, यहाँ से 5 है और पीछे इवन नंबर है उसी तरह रहेगा, 3 उसी तरह रहेगा, 2 उसी तरह रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.2 आएगा, ठीक है। राउंड ऑफ रूल सिग्निफिकेंट फिगर में मैं समझा के आ चुका हूँ। तो इसका जो आंसर आपको इनका ऐड करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है राउंड ऑफ करके। तो यही कह रहा है अ रिजल्ट इज ओनली एज मच एक्यूरेट। रिजल्ट कौन सा था, ये वाला 0.235, एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंटल डाटा, इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो रिजल्ट का किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने डिजिट्स तक आएगा। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा की जो रीडिंग है उसमें सबसे लीस्ट रीडिंग जो है उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें डेसिमल के बाद जितने पॉइंट्स हैं, फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही पॉइंट्स आएंगे। तो इस चीज़ पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड।
कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम मेजर कर रहे हैं स्टॉप वॉच से, तो कौन कौन से टाइम पीरियड में एरर्स पॉसिबल हैं। तो हमने पढ़ के आ चुके हैं कि एरर कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। यानी कि जो एरर पॉसिबल हैं टाइम पीरियड में वो एरर कौन से हैं, वो है सिस्टमेटिक एरर और जो हमारे पास है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, दिस एरर इज ड्यू टू फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई फॉल्ट हो तो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, स्टॉप वॉच, ठीक है। अब स्टॉप वॉच में कौन सा, इट कैन अकर ड्यू टू जीरो एरर, हो सकता है स्टॉप वॉच में जीरो एरर हो। पुअर कैलिब्रेशन हो सकता है उसकी कैलिब्रेशन सही ना हुई हो, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर हमारे पास फॉल्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसकी ये रीज़न हो सकती है। रैंडम एरर गिव डिफरेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन। रैंडम एरर क्या होता है कि स्टॉप वॉच से जब हम फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ मेजर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल 2 या 3 दफ़ा वैल्यू मेजर की हैं और तीनों दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, तो फिर ऐसे एरर को हम कहते हैं कि ये रैंडम एरर है, गिव्स डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर सेम कंडीशन। अब इनकी जो रीज़न होती है ना वो अननोन होती है। इनकी रीज़न क्या होती है, अननोन होती है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वजह से ये रैंडम एरर हुआ होगा, ये हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये रैंडम एरर की रीज़न क्या है। बहरहाल जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो कौन सी है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, ठीक है। हो सकता है जो स्टॉप वॉच से टाइम मेजर कर रहा है उसने कोई लापरवाही की हो, या इनएक्सपीरियंस हो, उसको पता ही ना हो स्टॉप वॉच चलानी कैसे है। एरर इन द टाइमिंग अकर व्हेन द स्टॉप वॉच स्टार्टेड एंड व्हेन इट इज स्टॉप्ड, कि जब हमारे पास स्टॉप वॉच को हम ऑन कर रहे हैं या ऑफ़ कर रहे हैं, हो सकता है ऑन और ऑफ़ करने में हमसे कोई गलती लग गई हो जिसकी वजह से ये रैंडम एरर आया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रीजंस है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डज अ डायमेंशन एनालिसिस गिव्स एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई डायमेंशन एनालिसिस जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। द डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट अकर्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, फॉर एग्जांपल जो टाइम पीरियड का फार्मूला अगर हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके डिराइव करते हैं तो वो किस तरह से आता है, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है स्क्वायर रूट एल बाय जी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला आता है। अब जो हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से इसका फार्मूला आया है वो क्या है, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट स्क्वायर रूट एल बाय जी। अब डायमेंशन एनालिसिस जो होती है ना, इस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। अब वैसे यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा आता है, वैसे यहाँ पर कांस्टेंट आता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हम बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड करते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड करते हैं। ये हमें डायमेंशन एनालिसिस जो है वो इसकी वैल्यू, इस वैल्यू के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हम बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। इसमें हमारे पास जी क्या है। अब जी की वैल्यू के बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे वो वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। हाँ, ये जो कांस्टेंट वगैरह होते हैं ना, इनकी यूनिट और इनकी डायमेंशन के बारे में हमें बताता है, लेकिन इनकी वैल्यू के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। भाई डायमेंशन और यूनिट के बारे में कैसे, जैसे जी को इधर ही रहने दें, आर को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब इस फार्मूले से मैं इसकी यूनिट भी निकाल सकता हूँ, मैं इसकी डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन पुट करें, आर की डायमेंशन पुट करें, एम की डायमेंशन पुट करें, ठीक है, तो जी की डायमेंशन निकल आएगी। फोर्स की यूनिट पुट करें, आर की यूनिट पुट करें, एम की यूनिट पुट करें तो जी की यूनिट भी निकल आएगी। लेकिन जी की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये चीज़ याद रखनी है। जी हो गया या फिर के हो गया, ठीक है, जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है, एफ इज इक्वल टू के एक्स,
तो इस के वैल्यू के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। हाँ, इनके यूनिट और डायमेंशन के बारे में बता सकता है, लेकिन इनकी वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो हम बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की आपने डायमेंशन लिखनी है। हलवा क्वेश्चन है ये वाला। 8 है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी वो चीज़ देखते हैं। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स का फार्मूला एम ए होता है, और इसकी डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2। एरिया मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? L स्क्वायर होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये इससे कट गया, L ऊपर जाके -1 हो गया, तो ML-1T-2। अब ये डायमेंशन किसकी है? प्रेशर की है। ठीक है, ML-1T-2। दूसरी डायमेंशन उसे पूछी है डेंसिटी की। डेंसिटी की डायमेंशन क्या है? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस की डायमेंशन क्या है? कैपिटल M। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है? L क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ML-3। तो ये किसकी डायमेंशन है? ये हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन है। ठीक है, ML-3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है। कहता है कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन द स्पीड v, ठीक है, ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रिक्वेंसी f, नोइंग दैट लैम्डा की डायमेंशन दी हुई है कैपिटल L, v की डायमेंशन दी हुई है LT-1, f की डायमेंशन दी हुई है T-1। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। f इज इक्वल टू v लैम्डा या f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। f इज इक्वल टू v लैम्डा या f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। इनमें से कौन सा करेक्ट है आपने ये बताना है। जबकि लैम्डा की डायमेंशन उसने क्या दी हुई है? कैपिटल L, हम सबको पता है, वैसे भी पता होना चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? T-1। ठीक है, 1/T होता है ना फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, तो T ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो T⁻⁻1 इसकी डायमेंशन होगी। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस हमें बताता है कि फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। वो कैसे बताता है? अगर इस साइड की डायमेंशन, इस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो फार्मूला करेक्ट है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल ना आए तो फार्मूला करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है। कौन सा? f इज इक्वल टू v लैम्डा वाला। तो f की डायमेंशन क्या है? T-1। v की डायमेंशन क्या है? LT-1। और जो हमारे पास लैम्डा है इसकी डायमेंशन क्या है? L। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसकी डायमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है? T-1 इज इक्वल टू L, और इसकी डायमेंशन क्या है? L है, तो ये L स्क्वेयर T-1, यानी T-1 इज नॉट इक्वल टू L स्क्वेयर T-1, यानी कि ये फार्मूला क्या है? गलत है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हो गया। अच्छा, दूसरा को ट्राई करते हैं। दूसरा कौन सा था? ये वाला, f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। अब v क्या है? LT-1, लैम्डा क्या है? L, और f क्या है? T-1। ठीक है, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ना वो इसके है। अब L से कट गया, तो इधर क्या डायमेंशन आई? इसको मैंने साफ करके लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गुच्चड़ मुच्चड़ इधर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी की T-1 इज इक्वल टू वेलोसिटी की LT-1 और लैम्डा की L, डायमेंशन L से कट गया, तो T-1, इधर भी T-1 आया और इधर भी क्या आया? T-1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा ये वाला फार्मूला हमारे पास क्या है? करेक्ट है, और ये वाला फार्मूला इनकरेक्ट है। तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हमने ये भी बता दिया कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला करेक्ट है। तो नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। तो ये थे हमारे सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।